प्लीज लिसन के आपका जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन चैप्टर है वो हम इसके बाद में करेंगे। पहले दैट इज we will do deadlocks first and then we will do process synchronization. Maybe after memory part we will do process synchronization. तो So what will be the syllabus for sectional? जितना आज तक होगा, Deadlocks. डेडलॉक्स का भी जितना होगा, पूरा तो होगा नहीं। Okay, sir. ठीक है, जितना आज के लेक्चर तक होगा वो मैं आपको सभी वीडियोस इस वीक की अभी पेंडिंग है अपलोड करनी, Yes, sir. वो मैं कर दूंगा, तो उतना आपका ये सेशनल क्यूज का सिलेबस होगा। क्लियर? सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय, देखो डेडलॉक का हमने कल बेसिक जस्ट ओवरव्यू लिया था, उसके ऊपर कुछ हमने न्यूमेरिकल्स की थे। अब यहाँ पर आपके सिलेबस में क्या है कि ये सिस्टम मॉडल तो बेसिक है, डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन। देखो सिस्टम मॉडल है आपका, डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन है, मेथड ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक्स है, डेडलॉक प्रिवेंशन, deadlock avoidance, deadlock detection and recovery from deadlock. So all these are in your syllabus. So let us start. अब डेडलॉक में क्या होगा कि डिफरेंट प्रोसेसेस रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करेंगे। मे बी कुछ प्रोसेसेस रिसोर्सेज को होल्ड करके बैठे हों, तो जिसकी वजह से वो दूसरे प्रोसेसेस को वो रिसोर्सेज रिलीज ना कर सके। सभी प्रोसेसेस के पास कुछ रिसोर्सेज होंगे और वो वेट कर रहे होंगे दूसरे प्रोसेस की कि वो उन रिसोर्सेज को छोड़े। तो हर प्रोसेस यही वेट करेगा कि दूसरा प्रोसेस रिसोर्स को छोड़े, तो वो वाली सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपके पास, डेडलॉक। सिस्टम कंटेन्स ऑफ रिसोर्सेज, यस ये है रिसोर्सेज। क्या हो सकते हैं आपके, सीपीयू साइकिल्स, मेमोरी स्पेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, हर रिसोर्स के इंस्टेंसेस हो सकते हैं। लेट अस सपोज एक सिस्टम में आपके पास टेप ड्राइव्स 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, या लेट अस सपोज हार्ड डिस्क की ड्राइव्स आपकी देखो एक सिस्टम में कितनी हो सकती है, जितनी आपकी लेट अस सपोज आपने पार्टीशंस की हैं। तो आप किसी भी फॉर्म में उसको ले सकते हो कि आपके पास कितनी इंस्टेंसेस ऑफ आ रिसोर्स है। इंस्टेंसेस का मतलब रिसोर्स टाइप विल बी सेम, बट उसके पास जो काउंटिंग होगी डेट विल बी मोर देन 1। ओके, सो ईच प्रोसेस यूटिलाइजेस रिसोर्स एज फॉलोज। पहले तो वो रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स को, फिर उसको यूज करता है एंड देन इट विल रिलीज। अब डेडलॉक होने के लिए 4 कंडीशन साइमल्टेनियसली होनी बहुत जरूरी है। अगर एक भी कंडीशन इसमें से फुलफिल नहीं हुई तो आपके पास डेडलॉक नहीं होगा। क्लियर? तो आपके पास डेडलॉक नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल एक्सक्लूजन? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि कोई भी नो रिसोर्स should be shareable at a time। अब शेयरेबल रिसोर्स की अगर मैं एग्जांपल कहूं तो लेट अस सपोज रीड ओनली फाइल है। क्या दो प्रोसेसेस इसको इकट्ठा साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। क्लियर? साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे इसको एक्सेस कर सकते हैं रीड ओनली फाइल को। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली कंडीशन इस केस में क्या हो रही है, फॉल्स। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अच्छा ये बताओ, आपका सिस्टम में मल्टीपल आपके सिस्टम्स हैं और नेटवर्क पे एक प्रिंटर है। ठीक है, प्रिंटर है यहाँ पे, ये कनेक्टेड है नेटवर्क के थ्रू। अब जब यहाँ पर आपको वो आप
इसके ऊपर कमांड देगा प्रिंटिंग की, ये सभी कंप्यूटर, क्या वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगी या नहीं? एनीवन, एनी गेस और एनी लॉजिक बिहाइंड दिस? कि अगर तीनों कंप्यूटर्स जो नेटवर्क प्रिंटर को है कमांड देते हैं प्रिंटिंग की, क्या वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की एग्जांपल होगी या नहीं? यस और नो में बताओ। नहीं पता? ये देखो, आपको यहां पर क्या लिखा गया है, ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम को देखो। तो अगर आप प्रिंटर को यहां पर वो दोगे तो यहां पर क्यू लगी होगी। एट अ टाइम तीनों प्रोसेस प्रिंटर को एक्सेस नहीं कर रहे, वन बाय वन करेंगे। सो दैट मींस म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली कंडीशन ट्रू होगी इस केस में। लेकिन जब रीड ओनली फाइल थी तो क्या था? तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली कंडीशन फॉल्स हो रही थी, क्योंकि तब एक साथ मल्टीपल प्रोसेसेस कैन एक्सेस दैट रिसोर्स। क्लियर? एनी डाउट इन दिस म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन? नेक्स्ट इज होल्ड एंड वेट। A process holding at least one resource is waiting to acquire additional resources held by another other processes. इसका क्या मतलब है? Let us suppose process P1 and here it is process P2. अब प्रोसेस P1 के पास रिसोर्स R1 है, प्रोसेस P2 के पास रिसोर्स R2 है। तो जैसे ही अब प्रोसेस 1 के पास R1 है, प्रोसेस P2 के पास R2 है, लेकिन यहां पर प्रोसेस P1 अब इसको रिक्वेस्ट कर रहा है और प्रोसेस P2 इसको रिक्वेस्ट कर रहा है। तो क्या होल्ड एंड वेट हुई? यस, होल्ड एंड वेट कंडीशन हुई कि इसने P1 के पास R1 होल्ड पे है, P2 के पास R2 होल्ड पे है, और ये किसकी वेट कर रहे हैं कि P1 वेट कर रहा है कब R2 रिसोर्स फ्री हो, P2 वेट कर रहा है कब R1 रिसोर्स फ्री हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. थर्ड पॉइंट इज नो प्रीम्पशन। प्रीम्पशन का मतलब क्या है? आपने बोला अभी ये प्रीम्पशन आपने कहां पर यूज किया है? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के। आप प्रीम्पटिव में क्या होता था, प्रोसेस से रिसोर्स को फ्री करवा लेते थे, मतलब प्रोसेस से प्रोसेसर को फ्री करवा लेते थे। सो यहां पर क्या है कि ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि कोई भी प्रोसेस अपना रिसोर्स छोड़ने को लिए तैयार ना हो, कोई भी प्रोसेस अपना रिसोर्स छोड़ने के लिए तैयार ना हो। तो यहां पर लेट अस सपोज, अब अगर P1 R1 रिसोर्स को प्रीम्प्ट कर दे, मतलब छोड़ दे ऐसे ही, तो क्या डेडलॉक होगा सिस्टम में? यस, No, sir. नो। फिर क्योंकि जब इसने तो ये फ्री कर दिया, तो P2 R1 को रिक्वायर्ड था, तो अगर इसने फ्री कर दिया है तो R1 रिसोर्स P2 को चला जाएगा और कुछ देर बाद P2 एग्जीक्यूट कर जाएगा। क्लियर? सो देन देयर विल बी नो डेडलॉक। सो डेडलॉक होने के लिए नो प्रीम्पशन कंडीशन भी जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट इज सर्कुलर वेट। अब ये सर्कुलर वेट का क्या मीनिंग है? मैं इसी डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं। ठीक है, अब इसने इसको और इसने इसको किया हुआ था। लेट अस सपोज, अब अगर आप यहां देखो तो P1 ने P2 और P2 के लिए P1 के पास जो रिसोर्स है उसके लिए, तो एक साइकिल में इनके पास बन रहा है ये। ठीक है, या अगर इसी डायग्राम को आप देखोगे, आप इसको इस वे से एनालाइज करो, R2
ये R1 को आप हमेशा रिसोर्सेज को रेक्टेंगल में शो करते हो, आगे आपको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में ये बताया जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या बन गया, एक साइकिल बन गया। तो बेसिकली सर्कुलर वेट हो रही है। तो जब अगर सर्कुलर वेट होगी तो ही डेडलॉक बनेगा, अगर सर्कुलर वेट नहीं है तो डेडलॉक कभी नहीं होगा। सो इज इट क्लियर? यस, एनी डाउट? सो अब है मेरे पास आगे कि मैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन को, अब मान लो कि ये तो डेडलॉक के होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस है, चारों कंडीशन साइमल्टेनियसली, क्या मैं इनमें से किसी कंडीशन को हटा सकता हूं? अब इसके सॉल्यूशंस के ऊपर हम बात करेंगे। यहां पर इन्होंने नहीं दिया हुआ, चलो मैं यहाँ पे आपको एक बार सॉल्यूशंस इनके बता देता हूँ। सो व्हाट विल बी दी सॉल्यूशन फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन? देखो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन डिपेंड करती है आपके रिसोर्स की टाइप के ऊपर। अगर आपके पास शेयर्ड रिसोर्स है जैसे रीड ओनली फाइल्स, तो आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन कभी भी बना हटा ही नहीं पाओगे। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन विल ऑलवेज बी देयर। ठीक है। सो आपके पास अगर है म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो वो तो टाइप ऑफ रिसोर्स के पास की बात होती है। सो आप इस कंडीशन को बेसिकली नहीं हटा सकते। सेकंड कंडीशन है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट। अब होल्ड एंड वेट का क्या मतलब है कि कुछ रिसोर्सेज प्रोसेसर के पास हैं और कुछ के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ रिसोर्सेज प्रोसेस के पास हैं और कुछ के लिए वो वेट कर रहा है कि वो उसको, उसने रिक्वेस्ट की है जब उसको मिले। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप एक साथ इकट्ठे रिसोर्सेज मांगो। आप एक साथ सारे के सारे रिसोर्सेज इकट्ठे मांगो। तो उससे क्या होगा, कभी भी अगर इकट्ठे की कंडीशन वो ट्रू कर सकता है तो ठीक है, वरना कोई भी रिसोर्स उस प्रोसेस को एलोकेट ना हो। तो इससे क्या होगा, या तो उस प्रोसेस को सारे के सारे रिसोर्सेज मिलेंगे या एक भी नहीं मिलेगा। तो होल्ड एंड वेट कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। इज इट क्लियर? एनी डाउट? Yes, sir. Yes. ठीक है। अब लेकिन इस कंडीशन का ड्रॉबैक क्या है? मान लो आपके पास एक रिसोर्स वन है टेप ड्राइव, रिसोर्स टू है हार्ड डिस्क ड्राइव, रिसोर्स थ्री है आपका प्रिंटर। अब एक प्रोसेस क्या है कि पहले ये वाले टेप ड्राइव से आपने हार्ड डिस्क ड्राइव में कॉपी करना है और फिर हार्ड डिस्क ड्राइव से प्रिंटर पे प्रिंट करना है। ठीक है, मान लो ये काम है। अब आप क्या करोगे, पहला सॉल्यूशन कहता है कि आप सभी के सभी रिसोर्सेज को इकट्ठे मांग लो। तो उससे क्या होगा कि अगर तीनों रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए तो आपके तीनों के तीनों रिसोर्सेज ब्लॉक हो सकते हैं ना। अभी तो आपने R1 से R2 रिसोर्स के ऊपर सिर्फ कॉपी करना है, तो प्रिंटिंग की तो बात ही नहीं आई। तो उतनी देर प्रिंट वाला ये वाला रिसोर्स क्या रहेगा, ब्लॉक। जबकि इस टाइम पर आपको कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी, 2 रिसोर्सेज की। सो ये इसका ड्रॉबैक है। क्लियर? ये इसका ड्रॉबैक है। तो फिर आप क्या कर सकते हो इसका ड्रॉबैक करने के, हटाने के लिए? आप कहो कि पहले एक सब पार्ट करने के लिए आपको जितने रिसोर्सेज चाहिए वो इकट्ठे मांग लो, अगर सब पार्ट हो सकता है। ठीक है। अब अगर वो आपका एक काम पूरा हो गया, उसके बाद ये दोनों रिसोर्सेज क्या कर दो, फ्री। फिर आप तब रिसोर्स मांगो सिस्टम से जब R2 और R3 रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। सो उससे क्या होगा, ना ही आपका कोई रिसोर्स ब्लॉक होगा और ना ही आपके पास होल्ड एंड वेट कंडीशन रहेगी। क्लियर?
किसी को डाउट हो यहां तक? अब जो है थर्ड कंडीशन, दैट इज नो प्रीम्पशन। थर्ड कंडीशन क्या है आपके पास? नो प्रीम्पशन। प्रीम्पशन का मतलब क्या होता है? कि रिसोर्स को छोड़ना। A resource can be released only voluntarily by the process holding it after the process has completed its task। अब ये तो कहता है कि जब टास्क कंप्लीट हो तभी छोड़ना है। अब सेकंड कंडीशन में भी हमने ऐसे किया ना कि उससे पहले ही रिसोर्स प्रीम्प्ट करवा लिए। तो थर्ड कंडीशन में भी क्या है कि अगर आपके पास रिसोर्स वो होल्ड करके बैठा है, तो अगर वो यूज नहीं हो रहे तो कोई ना कोई आप एल्गोरिदम लगाओ और प्रोसेस को, जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे प्रोसेस है, उससे आप रिसोर्सेज रिलीज करा लो, ताकि जो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है वो रिसोर्सेज को लेकर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सके। क्लियर? अब फोर्थ क्या है कि आपके पास लेट अस सपोज P0, P1, P2, P3, P4 एंड Pn प्रोसेसेस। तो इनके बीच में अगर सर्कुलर वेट होगी, तो सर्कुलर वेट होने के कारण क्या होता है कि आपके पास साइकिल की फॉर्म में बन जाता है, तो आप उसको नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन उन्होंने क्या दिया कि जो ये प्रोसेस हैं ये क्या करेंगे अपने आप इंक्रीजिंग। आपने क्या किया, रिसोर्स 1 को नाम दे दिया 5, ये कोई भी नंबर दे दिया, रिसोर्स 2 को 7, रिसोर्स 3 को 10। अब ये क्या करेंगे, ये जो भी रिक्वेस्ट करेंगे ये किस फॉर्म में करेंगे कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ दीज नंबर्स। लेट अस सपोज अगर P0 ने R1 को किया तो ये 5 करेगा, तो P1 दोबारा R1 को नहीं कर सकता, तो 7, 10 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। तो अगर Pn-1 पे अब सर्कुलर वेट बननी है, तो मान लो यहाँ 15 है, तो दोबारा यहाँ पर P0 की क्या होनी चाहिए, उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए ना सर्कुलर वेट में। तो लेकिन वो नहीं पॉसिबल होगी, क्योंकि ये आपने इस अजम्पशन के थ्रू किया है, तो उससे आपकी सर्कुलर वेट कंडीशन भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्लियर? फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। लेट अस सपोज आपके पास यहाँ पर प्रोसेस है P0, P1, P2, P3। आपने रिसोर्स को ना, हर रिसोर्स को नंबर दे दिए, ठीक है। तो जब भी ये प्रोसेस ने ये रिसोर्स मांगना है, लेट अस सपोज अगर P0 ने 7 नंबर वाला रिसोर्स डिमांड कर लिया, रिक्वेस्ट कर लिया, तो जो P1 प्रोसेस है वो इससे बड़े नंबर वाला रिसोर्स ही डिमांड कर सकता है, इससे कम वाला नहीं कर सकता। क्लियर? सो P1 कैसे करेगा 10, P2 कैसे करेगा 20, P3 कैसे करेगा 30। और आते आते जैसी Pn ने लेट अस सपोज कोई 70 पर किया, तो अब सर्कुलर वेट में क्या होगा कि Pn को कोई ऐसा रिसोर्स की वो रिक्वेस्ट होगी जो P0 के पास हो। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि वो वैल्यू एक्चुअल में होगी ही नहीं, तो P0 के पास, क्योंकि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया है, क्या P0 के पास 75 पॉसिबल है? नो। सो उससे क्या होगा, आपके पास सर्कुलर वेट की कंडीशन है जो वो क्या हो जाएगी, फुलफिल नहीं होगी। सो देन देयर विल बी नो सर्कुलर वेट। लेकिन अब यहां पर हमने ये चारों कंडीशंस डिस्कस करी हैं। देखो इसके सॉल्यूशन बड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन क्यूज में कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्कुलर वेट को आप कैसे, क्या लॉजिक से आप हटा सकते हो। तो आप क्या बोलोगे कि द प्रोसेसेस will demand the या will request the resources in increasing order of enumeration। enumeration means increasing order of enumeration means कि यहाँ पर जो आपके पास ये जो नंबर लिखा है, ये क्या है 5, ये क्या है 7, ये क्या है 10। अब लेट अस सपोज तो P1 पहले 5 को अगर करेगा तो P1 उससे बड़े वाले को ही कर सकता है। ऐसे नहीं कि अगर P0 ने 7 कर लिया तो P1 5 को रिक्वेस्ट कर सकता है। ये कंडीशन हमने ऐसे फॉल्स कर दी।
तो एंड में क्या होगा कि आपके पास जो सर्कुलर वेट की वो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी. इज इट क्लियर? Yes, sir. सो अब यहां पर ये हो गया आपके पास. अब आ गया नेक्स्ट है आपके पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. सो ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या है? देखो ग्राफ है, आप लोगों ने +2 में पढ़ा है कि ग्राफ क्या होता है. उसमें वर्टिसेस होती हैं, एजेस होती हैं. तो यहाँ पर P क्या है? P भी आपके पास वर्टिसेस है, R भी आपके पास वर्टिसेस है. P को आप सर्कुलर में शो करोगे, R को आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, जो भी आप जिस तरह से दिखाना चाहोगे उससे शो करोगे. रिक्वेस्ट एज क्या होगी? जब कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है, जब कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा. असाइनमेंट क्या होगी? जब वो वाला रिसोर्स किसी प्रोसेस को असाइन किया जाएगा. ठीक है. सो अब इसकी एग्जांपल अगर देखनी हो, ये क्या है? प्रोसेस के लिए है. सॉरी, ये क्या है? प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये सर्कुलर शेप है. मैंने बताया था सर्कुलर शेप इज यूज फॉर प्रोसेसेस. अब इसका क्या मतलब है? ये जैसे इसने स्क्वायर शेप में दिया है, यहां पर क्या दिया है साथ में? ये 4 का क्या मतलब है कि ये रिसोर्स टाइप है, लेट अस सपोज मैग्नेटिक टेप. लेकिन इसके 4 इंस्टेंसेस हैं, मतलब 4 मैग्नेटिक टेप्स आर अवेलेबल. PI रिक्वेस्ट फॉर RJ. ये देखो, ये कौन सी एज है आपके पास? रिक्वेस्ट एज. ये कौन सी एज है? असाइनमेंट एज. क्लियर यहां तक? ठीक है. सो जैसे ये है, तो यहां पर आप इस डायग्राम को देखोगे अगर, तो क्या है? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की ये एग्जांपल है. रिसोर्स 2, रिसोर्स 1, रिसोर्स 3. सो P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर, अगर मैं इसमें पूछूं कि आपने सभी को 3 प्रोसेसेस हैं, उन्होंने कौन कौन से रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और कौन कौन से रिसोर्स को वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो बताना है. तो आप कैसे लिखोगे इसका? P1 R1. सो ये वाली एज क्या है? रिक्वेस्ट एज. P1 is requesting for R1. ठीक है. एंड P1 के पास कौन सा रिसोर्स है? होल्ड किसको किया हुआ है? R2 को. क्लियर? सॉरी, ये ऐसे आएगा R2 को. सो P1 के पास कौन सा रिसोर्स है? R2. और रिक्वेस्ट किसको कर रहा है? R1. सो अगर मैं लिखूं यहां पर असाइनमेंट एजेस, P1 के पास है R2, P2 के पास है, P2 के पास क्या है? यस, कैन एनीबडी टेल मी? P2 के पास कौन सा रिसोर्स है? R2. R2. P3 के पास R3. R3. और अगर मैं करूं रिक्वेस्ट एजेस की बात, P1 के पास क्या है? So R1. P1 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? R1 को. R1. P2 So R3. R3. और P3 इसमें किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा. इज इट क्लियर? P3 यहाँ पे किसी भी उसको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा. तो ये आपके पास इस तरह से इंटरप्रिटेशन करनी है आपने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की. एग्जाम में रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की आपके पास इसको शॉर्ट फॉर्म RAG भी पूछी जा सकती है.
ठीक है, कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आपने दिस इज द फॉलोइंग RAG, तो वहां पे RAG क्या स्टैंड करेगा? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद अ डेडलॉक। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद अ डेडलॉक, ये आप कैसे बोलोगे भी डेडलॉक है या नहीं? देखो यहाँ पे एक चीज आप नोट करो कि अगर आपके पास, ये बात मेरी ध्यान से सुनना, और कई बार ये एग्जाम में आ जाता है कि लेट अस सपोज आपके पास कोई रिसोर्स है, सभी के सभी रिसोर्स सिंगल इंस्टेंस है, तो अगर उसमें साइकिल बन रहा है प्रोसेसेस के साथ, तो हमेशा आपका सिस्टम क्या होगा? डेडलॉक में। लेकिन अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं और उसमें साइकिल बन रहा है, तो आप ये श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि डेडलॉक है या नहीं। वो अभी आपके सामने यहां पर क्लियर हो जाएगा। यस, इफ यू इंटरप्रेट दिस ग्राफ, क्या यहाँ पे डेडलॉक है? यहां दिया हुआ है कि डेडलॉक है, लेकिन कैसे है? P1 के पास कौन सा रिसोर्स है? सर R2। R2। P2 के पास R2। R1 एंड R2। P2 के पास R2 है R1 और भी है। R1 भी है। R1 भी है। P3 के पास R3 है। ठीक है, ये इसके पास रिसोर्सेज है। अब P2 किसके डिमांड कर रहा है? P2 किसके लिए डिमांड कर रहा है? R3। R3 के लिए। और P1 R1 के लिए। P1 R1 के लिए। और P3, यस, P1 के पास क्या है? R2। इसके पास भी R2 है। और P3 किसकी डिमांड कर रहा है? R2 की। और उसके पास रिसोर्स कौन सा है? R3। तो यहाँ आप अगर ध्यान से इसको इंटरप्रेट करके देखोगे, तो यहाँ डेडलॉक की कंडीशन फॉर्म हो रही है ना, क्योंकि तीनों प्रोसेसेस के पास कुछ ना कुछ रिसोर्स हैं, और तीनों प्रोसेसेस इस सिनेरियो में कोई भी प्रोसेस आपका कंप्लीट या एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। क्या कोई हो सकता है अगर जब तक कोई प्रोसेस अपना रिसोर्सेज को प्रीम्प्ट ना करे? नो। तो यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्लियर? ये बात क्लियर है कि डेडलॉक कैसे है यहाँ पर? अब यहाँ पर नो डेडलॉक है। क्या कोई बता सकता है कि नो डेडलॉक क्यों है यहाँ पे? एनीवन? यस। देखो यहाँ पर इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए। सर इसमें जो P4 एंड P2 है, वो खाली एक रिसोर्स की डिमांड कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, वो डिमांड ही नहीं करे बेसिकली किसी भी रिसोर्स को, और उनके पास पहले से ही रिसोर्स एलोकेटेड है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? P2 विल टर्मिनेट। कुछ टाइम के बाद क्या होगा? P4 विल टर्मिनेट। तो ये वाला जो रिसोर्स होगा, ये जो इसको डिमांड कर रहा है, इसको एलोकेट कर सकते हो ना। और ये वाला भी अगर है, तो ये वाला रिसोर्स भी इसको एलोकेट कर सकते हो। तब कोई साइकिल रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास वो डेडलॉक है ही नहीं। क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? किसी को डाउट हो? देखो यहाँ पे दोबारा सुन लो जिसको नहीं समझ में आया, कि R1 ये क्या है। इस तरह से एज अगर हो तो क्या है? बेसिकली असाइनमेंट एज। P2 के पास R1 है, P4 के पास R2 है। अब P1 और P4 को अपनी एग्जीक्यूशन के लिए एक ही रिसोर्स चाहिए था, वो उसके पास पहले से ही है।
तो कुछ टाइम बाद ये क्या करेंगे, अपना ये वाला रिसोर्स फ्री कर देंगे। जब ये वाला रिसोर्स फ्री हो गया तो जो P3 इसको मांग रहा है वो आप उसको दे सकते हो, दूसरे में ये वाला जो P1 मांग रहा है R1 आप उसको एलोकेट कर सकते हो। तो फिर ये दोनों प्रोसेसेस भी कंप्लीट हो जाएंगे, देन देयर विल बी नो डेडलॉक। इज इट क्लियर? सो अगर ये क्लियर है, ये देखो जो बात मैंने अभी आपको बोली थी वही यहाँ पे बताई गई। क्लियर? अब यहाँ पर आपके पास जो ये 4 कंडीशंस हैं हम उसको डिस्कस कर लिया, लेकिन कई बार वो हम पॉसिबल नहीं हो सकती कि कोई एक कंडीशन हम फ्री करें। तो आपके पास अब डेडलॉक को हैंडल करने के 3 बेसिक मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डेडलॉक प्रिवेंशन, सेकंड वन इज डेडलॉक अवॉइडेंस एंड थर्ड वन इज डेडलॉक रिकवरी के। अब इसमें क्या है डेडलॉक प्रिवेंशन में कि आप एक हमेशा सेफ स्टेट ढूंढोगे। तो जो सेफ स्टेट होगी, अगर तो स्टेट सेफ है तो कभी भी डेडलॉक नहीं होगा। अगर अनसेफ स्टेट है दैट मे लीड टू डेडलॉक, बट ये नहीं है कि हमेशा डेडलॉक होगा उसमें। डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या है कि आप डेडलॉक को अवॉइड करोगे यूजिंग वेरियस एल्गोरिथम्स। सो अभी हम इसको देखेंगे कि हम इसको वेरियस वेज से कैसे कैसे कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल करते हैं। देखो पहले डेडलॉक प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो सेफ स्टेट की बात करेंगे हम। सॉरी डेडलॉक प्रिवेंशन, सॉरी मेरे दिमाग, डेडलॉक प्रिवेंशन है कि अगर चारों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन आपने फॉल्स कर दी। सो बेसिकली अगर इसको आपने रिमेंबर करना है तो आप ये देखो, ये रोड है, ठीक है, दो व्हीकल्स आ रहे हैं और ये दोनों व्हीकल्स ऐसे हैं कि एक साथ क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो और इनके पीछे भी आपके पास व्हीकल्स हैं तो इनके पास अब पीछे मुड़ने का नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि अब अगर आप इनमें से कोई भी एक व्हीकल अगर ये रोड पे ना ही जाए तो वो किस तरह का होगा, डेडलॉक प्रिवेंशन का मैकेनिज्म। कि आपके पास अगर डेडलॉक इनकी वजह से हो सकता था तो आपने वो एक्सक्लूड कर दिया कि वो हमने करना ही नहीं। मतलब आपने व्हीकल रोड पे उस रोड पे लेकर ही नहीं गए जहां से ये काफी चौड़े ट्रक आ रहे हैं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप चारों कंडीशंस में से एक कंडीशन आप फॉल्स कर दोगे तो वो किस कैटेगरी में आएंगी, डेडलॉक प्रिवेंशन की। सो डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या है कि आप यहाँ चले गए, ठीक है, आपने देखा आगे ये दोनों इकट्ठे कर नहीं सकते तो आपने यहाँ पर डिपर मार दिए कि एक टाइम पर एक ही क्रॉस करे। तो अगर ये क्रॉस कर गया तो उसके बाद आप ये वाला व्हीकल जा सकता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेडलॉक, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं, वैसे डेडलॉक अवॉइड कर दिया आपने। हो सकता था लेकिन आपने सेफ स्टेट ढूंढी कि आपने डिपर मार दिया और इसको पता था दोनों में से एक रुक गया उस पर और दूसरा क्रॉस कर गया, तो भी आपके पास डेडलॉक नहीं होगा। तो वो किसकी एग्जांपल होगी, डेडलॉक अवॉइडेंस की। तीसरा क्या है, डेडलॉक रिकवरी। वो अगर इसके देखोगे कि दोनों चल पड़े, डेडलॉक आ गया, भी बाद में देखेंगे। कोई कहेगा कि जिसको जो ज्यादा जल्दी है या जिसको ज्यादा दम है वो टिका रहेगा, बाकी सभी को गाड़ियों को पीछे मुड़वा देगा। तो वो हो जाएगा आपका डेडलॉक रिकवरी। कैसे आप रिकवर करोगे, आप जानते भी हो कि डेडलॉक हो सकता है फिर भी आपने उस पर गए और फिर आप डेडलॉक से रिकवर कर रहे हो। क्लियर? सो ये तो मैंने एक रियल एग्जांपल दी। हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे देखेंगे वो देखेंगे। ये वाली मैं सारी करवा चुका, डेडलॉक प्रिवेंशन वाली, ठीक है। अब बात करेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक
अवॉइडेंस के लिए जो सबसे मेजर फैक्टर चाहिए कि आपको सारे नंबर ऑफ रिसोर्सेज जितने भी प्रोसेस है कि वो किस टाइप के कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज उसकी एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है वो इन एडवांस पता हो। अगर इन एडवांस पता है तो वो कोई सेफ स्टेट ढूंढेगा और जिसमें डेडलॉक कभी हो ना पाए। सो पहली बात है कि सेफ स्टेट क्या है। मैंने बोल तो दिया कि सेफ स्टेट एक ऐसा सीक्वेंस होगा जिसके लेट अस सपोज आपके अभी 4 प्रोसेसेस हैं P0, P1, P2, P3। ये चारों प्रोसेसेस डेडलॉक के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, P0, P1, P2, P3 डेडलॉक के आ सकते हैं। आपने ऐसा एक सीक्वेंस ढूंढना है, लेट अस सपोज P1, P2, P3, P0। आप ऐसे अगर सीक्वेंस में गए तो आपके पास कभी भी डेडलॉक अकर नहीं होगा। तो ये स्टेट क्या होगी आपकी? सेफ स्टेट। तो डेडलॉक अवॉइडेंस में आप हमेशा सेफ स्टेट को ढूंढोगे। लेकिन अगर कोई अनसेफ स्टेट भी है तो उसमें डेडलॉक तो हो सकता है, लेकिन वो परसेंटेज की बात होगी, क्योंकि हम यहाँ पर हमेशा हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड पता होने चाहिए। देखो मे बी जो मैंने अभी बोला ये इसमें से ज्यादा कुछ समझ में ना आया हो। लेट अस डू एन एग्जांपल जिससे आपको ये समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर इसने बोला हुआ है कि अगर आपकी स्टेट सेफ है तो कभी डेडलॉक नहीं होगा, अगर अनसेफ है तो भी कुछ ही चांसेस है परसेंटेज कि आपके पास डेडलॉक हो। वो ऐसा इसने क्यों बोला है अभी समझ में आएगा। एक एग्जांपल करते हैं हम। यहाँ पर इसकी मैक्सिमम नीड लिखी है, ये हमें डेडलॉक के लिए हमेशा हमें चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अवेलेबल। लेट अस सपोज देयर आर 12 instances of tape drive। अब इसकी मैक्सिमम नीड है 7, इसकी मैक्सिमम नीड है 6, इसकी मैक्सिमम नीड है 5 और इनको एलोकेटेड किए हुए हैं यस। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा कि अवेलेबल रिसोर्स कितने होंगे यहाँ पर? yes, can anybody tell me what is the number of available resource? yes, देखो सिंपल मैथ है, 3। इतने की तो इसको मैक्सिमम नीड है एक टाइम पे। यहाँ पर ये इतने रिसोर्सेज इसको एलोकेटेड है। टोटल नंबर ऑफ एलोकेटेड रिसोर्सेज कितने हो गए? 11। 4 + 3 + 4 11। तो अवेलेबल कितने होंगे? 1। क्लियर है? ये टोटल 12 इंस्टेंसेस थे ना टेप ड्राइव के। P0 को 4 एलोकेटेड है, P1 को 3 एलोकेटेड है, P2 को 4 एलोकेटेड है। क्लियर? अच्छा, अब मुझे सेफ स्टेट चाहिए, तो सेफ स्टेट में क्या सीक्वेंस होगा कि मेरी स्टेट सेफ आ जाए? अब यहां पर एलोकेटेड कितने हैं? 4। मैक्सिमम कितनी है इसकी रिक्वायरमेंट? 7। तो इसको अभी कितने रिक्वायर्ड हैं या इसकी अभी कितनी नीड है? यस, बता सकता है कोई? 3 मोर आर रिक्वायर्ड। इसके लिए कितने रिक्वायर्ड हैं? 3। इसके लिए कितने रिक्वायर्ड हैं? 1। तो अवेलेबल कितने हैं? 1। क्या मैं इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता हूँ 1 के साथ? नहीं। इसकी नहीं। P2 की? यस। सो मैंने एलोकेट कर दिया किसको? P2 को। सो जैसे ही मैंने P2 को एलोकेट किया
तो एलोकेटेड कितने बन जाएंगे? 5। नीड कितनी हो जाएगी? 0. 0। ठीक है। सो अब P2 को 5 एलोकेट हो गए और अवेलेबल कितने हो जाएंगे? 0। 0. ठीक है। अब कुछ टाइम बाद P2 विल एग्जीक्यूट और ये अपने सारे रिसोर्सेज क्या करेगा? अवेलेबल. अवेलेबल में डाल देगा। तो इसकी अवेलेबल कितने बन गए? 5। तो पहले मैंने P2 लिख लिया। क्या 5 के साथ मैं इसकी नीड पूरी कर सकता हूं? यस, इसको तो 3 रिक्वायरमेंट थी। सो नेक्स्ट P0। तो अब अवेलेबल कितने हो जाएंगे? यस, कोई बताओ 8. कितने होंगे? 8. 8 कैसे होंगे? इसके पास एलोकेटेड कितने थे? 4। 12. 5 + 4 9 अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास P1 भी आप कर सकते थे। सो आपके पास एक सेफ स्टेट तो ये बन गई। क्या दूसरी कोई सेफ स्टेट पॉसिबल थी? यस। और कौन सी स्टेट पॉसिबल थी? अगर आपके पास P2 P1 P0 भी करते तो वो भी आपकी सेफ स्टेट होती। इज इट क्लियर जो मैंने अभी न्यूमेरिकल दिया है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो? No, sir. अगर कोई No, रिपीट, sir. ठीक है। Yes, sir. एक बार repeat कर दीजिए. हाँ, मैं रिपीट कर देता हूं, देखो ध्यान से सुनना इसको। आपके पास जब भी डेडलॉक अवॉइडेंस का क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम दिया होगा और अवेलेबल दिया होगा, और इसकी मैक्सिमम दिया है, अवेलेबल दिया है और एलोकेटेड दिया है। टोटल 12 इंस्टेंसेस थे टेप ड्राइव के। इसको मैक्सिमम कितने चाहिए? 7। एलोकेटेड कितने हैं? 4। ठीक है। यहां पर मैक्सिमम इसको कितने चाहिए? 6। एलोकेटेड कितने हैं? 3। इसको मैक्सिमम कितने चाहिए? 5। एलोकेटेड कितने हैं? 4। अब यहां पर हर के लिए, हर प्रोसेस के लिए नीड की कितनी नीड चाहिए? इसको P0 P1 P2, इसको कितनी नीड की और रिक्वायरमेंट है? 4 एलोकेटेड है, 3 और ज्यादा से ज्यादा इसको 3 की जरूरत पड़ सकती है। P1 को 3, P2 को 1। अब अवेलेबल रिसोर्सेज से कितनों की नीड पूरी की जा सकती है? ओनली P2 की, क्योंकि P2 की कितनी नीड है? 1। अवेलेबल यहां पर है। अब आपने अवेलेबल वाला इसको एलोकेट कर दिया, सो अवेलेबल विल बिकम 0 और नीड विल आल्सो बिकम 0। ये मैं अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन जब इसकी नीड पूरी होगी तो आप सीधा भी लिख सकते हो ना, इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं, ये तो टर्मिनेट हो जाएगा कि आपका अवेलेबल 5 हो गया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? न्यू अवेलेबल आपका क्या बनेगा हमेशा? अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेटेड रिसोर्सेज ऑफ दैट प्रोसेस। अब स्टार्टिंग में आपके पास अवेलेबल कितना था? 1। तो आपने इसको एलोकेट किया, तो न्यू अवेलेबल जब ये टर्मिनेट होगा तो कितना बनेगा? 5। 4 + 1। क्लियर? Yes, sir. तो सबसे पहले P2 लिखा, फिर जैसी आपने P0 को किया, क्या मैं P0 की नीड पूरी हो सकती है? अवेलेबल 5 है, नीड कितनी है? 3 की। यस, आप इसकी नीड सेटिस्फाई कर सकते हो। सो यहां पर अब न्यू अवेलेबल कितना बनेगा? 5 + एलोकेटेड, तो कितना बन जाएगा? 9। फिर अगर P1 करोगे तो ये भी हो जाएगा, तो इसका जो सम होगा लास्ट में जब सभी प्रोसेसेस हो जाएंगे वो 12 भी होगा। इसी वजह से ये अगर हमारे पास ये सीक्वेंस भी सेफ स्टेट होता कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 था तो आप इसकी नीड को भी सेटिस्फाई कर सकते थे। यस, क्लियर? Yes, sir. तो यहां तक आपका सिलेबस होगा
for the sessional quiz that is on Tuesday. और मोस्ट प्रॉब्ली हैकर रैंक भी होगा, और ये इन्फॉर्म कर देना कि हैकर रैंक अगर प्लेटफॉर्म हमने यूज किया तो वो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पे चलता है, आपके मोबाइल फोन पे नहीं चलेगा। सर लेकिन हम क्वेश्चन स्विच तो कर ही पाएंगे ना? कैसे? वो क्वेश्चन आगे पीछे कर पाएंगे ना हैकर रैंक पे? हाँ हाँ, बड़ी इजीली, बड़ा इजीली कर सकते, ठीक है। और नेट कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। सर इस क्लास टाइम पे ही होगा? हाँ, तो अगर टाइमिंग का कोई इशू है आपके सीआर के साथ डिस्कस करके मुझे सभी स्टूडेंट्स तो बता देना, ठीक है, पहले बताना। लेकिन अब सर कितने टाइम का होगा? टाइम या टोटल 10 क्वेश्चंस विल बी देयर, वो उनकी लेंथ के हिसाब से टाइम डिसाइड किया जाएगा। तो सर उसके बाद क्लास चाहे होगी? कैसे? जैसे वो टेस्ट होने के बाद क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगी? यार वो देखना पड़ेगा उस टाइम, वैसे मेरे हिसाब से होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को भी वो होगा, क्योंकि 5-10 मिनट पहले ही अगर 6:15 पे स्टार्ट कर पाएंगे ना टेस्ट, 5-10 मिनट आप भी सेट होने में लगाओगे। मैं आपको उसका पूरा पैटर्न दे दूंगा, लेकिन एक बार आप टाइम डिसाइड फिर भी फाइनल करके बता दो, ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम। वरना मैं आपको सैटरडे संडे तक पूरा इसका लेआउट बता दूंगा, ठीक है, किस प्लेटफॉर्म पे होगा, कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, आई एम लीविंग दिस सेशन नाउ।